नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है समाजशास्त्र कक्षा 12 लेक्चर 3। 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो हल करने की प्रक्रिया होगी वह तीसरे लेक्चर से, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न के अंतर्गत हम अति लघुत्तरी लघुत्तरी के संपूर्ण प्रश्न जो 2024 में पूछे गए हैं उसी सॉल्यूशन को हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन हैं। यहां देखिएगा, क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखिए। औद्योगिकरण से क्या होता है, औद्योगिक कराने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामान्य सी बात है कि औद्योगिकरण के हो जाने से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो लिखा कैसे जाएगा, देखिए लिखने का यह प्रारूप होना चाहिए कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास का परिचायक है। जो आर्थिक विकास का क्या है, परिचायक है, पहला। दूसरा है कि औद्योगिकरण राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करता है। तो औद्योगिकरण के 2 प्रभाव कौन से हो गए, पहला है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास का परिचायक माना जाता है। दूसरा है कि इसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन होता है। आमूलचूल क्या कहा जाए, आमूलचूल परिवर्तन होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताना है। तो ब्रिटिश उपनिवेश काल के 3 भारतीय समाज सुधारकों में यहां बताया जा रहा है कि प्रथम राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। द्वितीय कोई विषय में बताया जा रहा है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तृतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रणेता दयानंद सरस्वती। तृतीय कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना। पूछा क्या गया था कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। तो 3 समाज सुधारक में पहला नाम यहाँ क्या किसका संदर्भ में लिखा गया, राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तीसरे हुए 1875 में आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि वेदों की ओर लौटो। तो यह रहा आपका आज का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके 2024 में जो पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखा जाए। संस्कृतकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी अवधारणा किसने दी। संस्कृतकरण क्या है, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो संस्कृतकरण से आप क्या समझते हैं, पहला अपना व्यू देना है।
यहां देखिए लिखा गया है कि यम एन श्रीवासन ने संस्कृत की अवधारणा प्रस्तुत की। यम एन श्रीवास्तव ने संस्कृत की अवधारणा को क्या किया? प्रस्तुत की। संस्कृत करण वह प्रक्रिया है जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियों ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। सांस्कृतिक प्रक्रिया क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। ऐसा करने के लिए वे उच्च व प्रभावी जातियों के रीति रिवाजों या प्रचलनों को अपनाती हैं। ऐसा करने के लिए क्या करती हैं कि उच्च और प्रभावी जो जातियां हैं उनके रीति रिवाजों को क्या करती है? वो अपनाती हैं। इस प्रक्रिया में निचली या मध्यम हिंदू जात या जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवन शैली को उच्च या प्रायः द्विज जातियों की दिशा में बदल देते हैं। तो यहां आपका क्या था? संस्कृत कर क्या है? तो संस्कृत कर पर बता रहे हैं कौन? यम एन श्रीवास्तव ने क्या कहा कि एक ऐसी अवधारणा है जहां पर जाति व्यवस्था के नीचे जो सबसे निचले स्तर पर जातियां रहती हैं, ऐसी जातियां अपने को ऊंचा उठाने के लिए उनके रीति रिवाज या प्रचलनों को अपनाती हैं। प्रक्रिया में निचले या मध्यम हिंदू जात या जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, रीतियों, जीवन शैली को उच्च या प्राय द्विज जातियों के दिशा में बदल लेते हैं। यही इसका क्या माने है? संस्कृतिकरण। अगला है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुई? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई? तो यहां देखें, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय समाज का ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान क्या शुरू हुआ? भारतीय समाज का पश्चिमी समाज से परिचय हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ही देखा जाए तो भारतीय समाज का पश्चिमी समाज से परिचय हुआ और जिससे परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं शुरू हुई। भारतीय समाज और पश्चिमी समाज से जब परिचय हुआ तो इसमें से सामाजिक परिवर्तन, अनेक परिवर्तन की प्रक्रियाएं शुरू हुई। इनमें पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, औद्योगिकीकरण, सांस्कृतिकरण तथा नगरीकरण प्रमुख प्रक्रियाएं थी। तो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारतीय समाज का पश्चिमी समाज से में कहा जाए पहली बार दोनों मिलते हैं, दोनों का परिचय होता है और जिसके फलस्वरूप इस प्रक्रिया से मिलने से बहुत सी सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक, आर्थिक रूप से परिवर्तन आते हैं। इन प्रक्रियाओं में हमने क्या कहा कि ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान ये प्रमुख प्रक्रियाएं हैं और प्रमुख प्रक्रियाओं में जो है पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, औद्योगिकीकरण, सांस्कृतिक तथा नगरीकरण प्रमुख प्रक्रियाएं थी। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यहां देखा जाए सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं। किसको सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कह रहा है सामाजिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं या उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्य विधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में होते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं एवं
सामाजिक प्रक्रियाओं में होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन वहां कहा जाता है जो मानवीय संबंधों के व्यवहार, संस्था, प्रक्रिया, परिस्थिति, कार्यविधि, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? तो पश्चिमीकरण का अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण क्या है? सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चात संस्कृति एवं समाज के संपर्क तथा संघात के परिणाम स्वरूप संपन्न हुई है। सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जो पश्चात संस्कृति और समाज के संपर्क तथा संघात के परिणाम स्वरूप परिवर्तित हुई है। अब यहां देखें इस प्रश्न को कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को परिभाषा देने हैं। तो जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन पर परिभाषा दिया है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। अपने मूल अर्थ में अगर कहा जाए तो सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है। अगला पढ़ें कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा कीजिए। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो पहला ध्यान दीजिएगा कि राजा राम मोहन राय सुधारवादी, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की है। राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी, धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के उपकरणों के रूप में की है। इनका सुधार है, इन्होंने वर्ष 1815 में, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मी सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की। इनके द्वारा समाज के सुधार के लिए पहला 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तीसरा पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय ने जात प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। चौथा है कि ये वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन संबंधी अपनी अग्रणी विचारों और कार्रवाइयों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत संपत्ति के अधिकार की मांग की। विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की। तो यह रहा कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधारक में याद किया सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में किया। इनके द्वारा यह सभाएं स्थापित की गई। छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल का भी विरोध इनके द्वारा अभियान चलाए गए। यह राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार आंदोलन है। दबाव समूह की अवधारणा क्या है? दबाव समूह की अवधारणा क्या है? तो दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे।
दबाव समूह क्या है? वह है जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे, जो उस समय स्वयं किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में न हो। दबाव समूह राजनीतिक दल के रूप में न हो। अगर राजनीतिक दल के समूह में राजनीतिक दल के सदस्य होंगे तब नहीं। दबाव समूह शासकीय गतिविधियों द्वारा उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का, जो उस समय स्वयं किसी न विधायिका का सदस्य हो न किसी राजनीतिक दल में हो। अगला है कानून को परिभाषित कीजिए। कानून को परिभाषित की तो कानून वे नियम हैं जिन्हें राज्य के द्वारा निर्मित या स्वीकृत किए जाते हैं, जिनका पालन न करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाता है। तो कानून क्या है? कानून नियम है, एक ऐसा नियम है जिसे राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है और उसी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और अगर इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता, उसका पालन नहीं किया जाता, तो राज्य को दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है और उसे दंडित किया जाता है। समाज में कानून की क्या भूमिका है? कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। कानून समाज में जनता के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यही महत्वपूर्ण कार्य है कानून का। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 2024 में भी था। अगला, ग्रामीण आर्थिक जीवन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब ग्राम पंचायतों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में, पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रातिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। पहला, कि आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना और एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना, स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना, पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण के केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती हैं और छोटे सिंचाई कार्यों को भी देखभाल करती हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत
ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती है। संपत्ति व व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो पंचायतों की आय पर जो स्रोत हैं वह क्या है? कर, चुंगी, भू राजस्व आदि। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाए जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हों। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हैं। लोगों के पास पैसे के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं कि गांव के कल्याण और विकास हेतु किए गए निर्णयों के कारण क्या है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। जुर्माना तो लगा सकते हैं लेकिन इनको किसी भी प्रकार की सजा देने का अधिकार नहीं है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवाद में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावी होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही की जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वह है कि भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भूमि सुधार से भूमि व्यवस्था अनुकूलन होती है। भाई जब भूमि का सुधार होगा तो भूमि की व्यवस्थाएं क्या होंगी? अनुकूल होती हैं। कृषि उत्पादन में जब भूमि अनुकूल होगी तो स्वाभाविक है कि कृषि में वृद्धि होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तकनीकी तथ्यों तथा संस्थात्मक सुधारों पर निर्भर करती है। भूमि सुधार भूमि के समान वितरण को प्रोत्साहित करती है। भूमि सुधार से भूमि लगान में वृद्धि होती है जिससे सरकार की आय में वृद्धि होती है। भूमि सुधार से मध्यस्थ एवं जमींदार वर्ग का अंत होता है। तो भूमि सुधार के महत्व यही है और इनकी चर्चाएं इस रूप में की गई। उदारीकरण की क्या अवधारणाएं हैं? उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना। उदारीकरण का अर्थ ही है कि ऐसा नियंत्रण में ढील दिया जाए या उन्हें हटा लेने से जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। वह नियंत्रण हटा लिया जाए जिससे जो आर्थिक विकास के बढ़ाव में बाधक है उस पर क्या किया जाए? उस पर नियंत्रण किया जाए। फिर कह रहा कि उदारीकरण का मूल मकसद है कि नियंत्रण में ढील देना, उन्हें हटा लेना। नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना। किसको? जो आर्थिक विकास को जिससे उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले? बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उसमें शिथिलता की जाती है। इस प्रक्रिया में विश्वास के साथ व्यापार की शर्तों को
समाप्त किया जाता है। विश्वास के साथ किसके व्यापार की जो शर्तें हैं उसको समाप्त की जाती है। कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न क्या है? कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषि कार्य करने वाले किसान आते हैं। कृषक वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जो कृषि कार्य करने वाले कौन आते हैं? किसान आते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण विभिन्न देश के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता है। या किसके बीच? देश के लोगों के बीच, कंपनियों के बीच और सरकारों के बीच वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। लोगों की, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और ये सब कुछ क्या है? शामिल है। वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? तो वैश्वीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है कि रोजगार में वृद्धि होती है, मुआवजे में वृद्धि होगी, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास और विदेशी मुद्रा भांडार। यह वैश्वीकरण के लाभ हैं। वैश्वीकरण के लाभ। औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। औद्योगिक समाज की यहां कितनी विशेषता बताई? 3। तो औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नवीन मूल्यों का विकास, बड़े पैमानों पर उत्पादन। यह औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं। उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम लिखिए। उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम लिखिए। तो उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है एसोचैम। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तीसरा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो उद्योगपतियों द्वारा 3 जो संघ बनाए गए हैं वह ए हैं और ए हैं। अगला प्रश्न है जनसंपर्क माध्यम, मास मीडिया क्या है? जनसंपर्क माध्यम, मास मीडिया किसको कहेंगे? तो मास मीडिया को ही हम क्या कहेंगे? जनसंपर्क का माध्यम, पत्रकारिता। अब मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन के अंतर्गत, मास मीडिया और जनसंपर्क के साधन के अंतर्गत आते हैं टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम्स तथा CD इत्यादि आते हैं। संपर्क का माध्यम में कौन कौन आते हैं यहां वर्णन किया गया है। यह मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन के अंतर्गत आते हैं। इसे मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहुंच अधिसंख्य लोगों के बीच होती। इसे मास मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि इसकी पहुंच जो है अधिसंख्य लोगों के बीच होती है। इसे जनसंचार भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाएगा? इसे जनसंचार भी
कहा जाता है। भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका है कि भारत में किसानों की आत्महत्या का कारण क्या है। तो भारत में किसानों की आत्महत्या के कई कारण हैं, जो इस प्रकार हैं। मौसम और जलवायु के मुद्दे। पहला किसानों की आत्महत्या का जो कारण बताया जा रहा है वह है मौसम और जलवायु के मुद्दे। यहां देखिए वर्णन हो रहा कि पिछले कई वर्षों में मौसम में काफी परिवर्तन होता रहा है। लगभग सामान्य वर्षा होने पर भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। देश का भूभाग 56% बर्फ से ढकी हुई है। इस देश का जो भूभाग है वह 56% बर्फ से ढकी हुई है। नदियों के पानी पर निर्भर करती है। भारत में इन दिनों मौसम बिल्कुल ही अनियमित हो गया है। भारत का अगर देखा जाए तो इस समय क्या हो गए हैं, अनियमित हो गए। कभी सही समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाता है, तो कभी निरंतर वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति के कारण इन दिनों किसानों का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि वे अपनी फसल को सोच समझकर सही समय पर लगाते हैं। तथ्य यह है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, जंगली घास और फसल में लगने वाली नई नई बीमारियों विकसित हो रही हैं, जिससे कि किसानों की चिंताओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी किसानों का यह विश्वास नहीं टूटा है। यहाँ का किसान विश्वास रखता है कि धरती माँ है तो पेट भरेगी ही। यह किसानों का यहाँ बहुत बड़ा विश्वास छिपा है कि धरती माँ है तो पेट भरेगी ही। इस संदर्भ में किसान पटनायक का यह मत इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस बात को मान्यता नहीं मिली कि खेती घाटे का धंधा है। खेती घाटे का धंधा है। किशन पटनायक का यह मत है कि इस बात की पुष्टि ही नहीं करता कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस बात की मान्यता नहीं मिली कि खेती जो है घाटे का धंधा है। दूसरा, इनके जो किसानों की आत्महत्या का चिंताओं में बढ़ रही है, या हम कह दें जो इनके अंदर असंतोष है, तो दूसरा कारण यहां देखा जाए तो असंतोषजनक कीमतें। यह भी एक किसानों के लिए समस्या ही है। किसानों में असंतोष की समस्या का एक प्रमुख कारण बाजार है। किसानों में असंतोष की समस्या का एक कारण क्या है, बाजार है। भारत में कानून व्यवस्था पुरानी है और एक किसान के पास उसके उत्पादन को विनियमित बाजारों में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ बिचौलियों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। एक कभी कभी आधे से ज्यादा तक का लाभ कमा लेते हैं। यदि इनका सफाया किया जाए तो किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच सकते हैं। तो यह आपका प्रश्न रहा। दूसरा इसी से संदर्भ में यही टॉपिक कि बीज की गुणवत्ता और कीटनाशक और उर्वरक। भारत में किसानों की अनभिज्ञता के कारण कई बार बीज खराब गुणवत्ता वाले बीज को बोना पड़ता है तथा उनके द्वारा खराब गुणवत्ता वाले उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी कारकों में अक्सर फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ज्यादातर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज इतने महंगे होते हैं कि छोटे और मध्यम जोत वाले किसान उन्हें खरीद नहीं पाते। जहां तक खाद का प्रश्न है, छोटे किसानों को गोबर का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु उनके लिए यह भी समस्या है कि गोबर को वह ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं।
जिसके कारण उनके पास पर्याप्त गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता। गरीब किसानों के लिए ज्यादातर रासायनिक उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करना भी असंभव है। किसानों का लिया हुआ कर्ज, भारत में आज भी अधिकतर किसान अशिक्षित हैं, जिसके कारण वे अपने आसपास के साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जो कि 70% से 20% तक सूद लेते हैं, जबकि यही बैंकों से लेने पर 12 से 17% तक देना होता है। कभी कभी ये देनदार अर्थात साहूकार कर्ज न चुका पाने पर किसानों के खेत या जमीनों को अपने नाम करा लेते हैं, जिससे किसान के पास आत्महत्या के सिवा कोई और विकल्प नहीं बच होता। सरकार को इस बारे में कड़ा कदम उठाना चाहिए। और इसका भी एक कारण है कि जिससे सरकार किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगला है परिवार का दबाव और जिम्मेदारी। किसान का दूसरा हिस्सा उसकी आत्महत्या करने के पीछे जो माना जाता है कारण एक है परिवार का दबाव और जिम्मेदारी। भारतीय परंपरा में परिवार का एक विशेष स्थान है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता और जिम्मेदारी का भार उठाने वाला किसान जब यह आभास करने लगता है कि वह परिवार के सदस्यों का भरण पोषण सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, तब उसने अपनी लाचारी व गरीबी पर तरस आने लगती है। वह निराशा के इस चलते कुंठा का शिकार होने लगता है और धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता। वह मजबूर हो जाता है कि लगने लगता है कि अब हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। पुनः हम अगले टॉपिक पर मुलाकात करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।